दोस्तों नमस्कार। आप सब हमें जानते हैं। आज हम आपके सामने जो क्लास लेकर आए हैं, आप सभी ने 69th का प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है। तो उसी के सिलसिले में 69th प्रीलिम्स का आपने एग्जाम दिया है। अब आप इसके मेंस का तैयारी कर रहे होंगे। तो 66, ठीक है, 67, सॉरी 67 और 68, ये तीन मेंस को हमने आधार बनाया है कि क्वेश्चन में किस तरीका का चेंजेज आया है। अतुल प्रसाद जी के द्वारा पैटर्न में किस तरह का चेंजेस किया गया है, पीटी में क्या चेंज हुआ है, वो तो आप 69th के एग्जाम में बेहतर अनुभव कर चुके हैं कि 69th में क्या चेंजिंग हुआ है, कितने मैगजीन फ्लॉप कर गए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आप लोग कहा था कि जो एडिटोरियल मैगजीन है उसमें बहुत कुछ ऐसी फालतू बातें दी हुई है जिसकी कोई जब आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही साबित हुआ, जो हम बोले वो सही सच साबित हुआ कि कितनी मैगजीनें फेल कर गई। तो वही हम देखिए, अब तो एग्जाम हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे 69th के मेंस का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। कोई इस धरती पर भगवान नहीं है कि जो आपको बता दे कि एग्जैक्ट कट ऑफ यही जाएगा, ठीक है, हम भी नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि 80 जाएगा, कोई कह रहा है 85 जाएगा, कोई कह रहा है 75 जाएगा, आप किसी पे विश्वास भरोसा मत कीजिए। आप 70 प्लस हैं, आप मेंस का तैयारी कीजिए। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा 20 डेज के आसपास रिजल्ट दे देना चाहिए था बीपीएससी का। अगर नहीं होगा, उस दिन अगर नहीं होगा तो आप फिर जिस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का तैयारी कीजिएगा। लेकिन ये बताइए, सपोज कीजिए कट ऑफ नीचे आ गया, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, आप जानते हैं, कट ऑफ नीचे आ गया और अगर आपने ये 20 डेज गंवा दिया, आपका प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, कट ऑफ नीचे आ गया, आपका प्रीलिम्स हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तब तो आपने ये 20 डेज गंवा दिया ना, कि नहीं गंवा दिया। तो इससे अच्छा है कि आप अभी मेंस का तैयारी करें। वही हम आपको बताने वाले हैं कि 69th में मेंस का किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 66, 67, 68 क्या मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। और अभी जो लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे भी हमारा बात हो रहा है। इंटरव्यू में अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। पहले जिस तरीका से फैक्ट पूछा जा रहा था, अधिकांश उस तरह से फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है। तो ये हम जीएस का क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद एक ऐसे का भी हम सेगमेंट लेके आएंगे नेक्स्ट। और जो ये आपका हम हिस्ट्री पोर्शन लिए हैं, जो पेपर 1 का हिस्ट्री पे पोर्शन है वो लिए। इसके बाद इसमें जो भी पॉलिटी का सेक्शन आता है, ज्योग्राफी का सेक्शन आता है, हम सभी सेक्शन लेंगे कि क्या क्वेश्चन में क्या चेंजेज आ रहा है। बिहार स्पेशल से भी जो क्वेश्चन पूछा है, पैटर्न में क्या चेंज आया है। जब तक आप पैटर्न की चेंजिंग को नहीं समझेंगे, आपके लिए क्वेश्चन गैस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप क्वेश्चन को नहीं गैस कर पाएंगे। फिर आपको वही लगेगा कि अरे यार, पूछ कुछ और लिया और हम पढ़ कुछ और रहे थे, जो पढ़े वो नहीं पूछे। नहीं, आपके पास क्वेश्चन गैस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए थी। मैंने काफी सारे क्वेश्चन गैस करके अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को बताया था, जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा है। मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन गैस करने की कैपेसिटी आपको आनी चाहिए थी। चलिए अब हम इसमें आप देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और क्या चेंजेज आया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने लिखा है बीपीएससी मेंस पैटर्न चेंज, सॉरी मैंने लिख दिया है यहाँ पे बीपीएससी मेंस पैटर्न चेंज। देखिए ये जो सवाल है ये 68 बीपीएससी का सवाल है। 68 में पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में, यहाँ देखिएगा, औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा, ठीक, औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए और इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या है औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा? ये देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 60, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है 67 बीपीएससी। देख लीजिए यहां पे क्या लिखा है, पक्ष तकनीकी शिक्षा के विस्तार। 1857-1947 के मध्य बिहार में पक्ष एवं, और यहाँ लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, बिहार में तकनीकी शिक्षा के विस्तार, ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन वेस्टर्न एंड, अच्छा ये पक्ष ने पश्चिमी होगा, यहाँ पे पश्चिमी लिखा होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इंग्लिश में आप देख लीजिए, पश्चिमी, ठीक है, वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे भी लिखा है औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए और इसमें क्या जोड़ दिया है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये चेंजिंग आया है 68 में।
क्वेश्चन आपको सेम पूछा है 67 में, आप देख सकते हैं। सिर्फ क्या लिखा है, तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरक्षित कीजिए, यानी डिस्क्राइब कीजिए कोर्स एक्सटेंशन। यहाँ क्या लिखा है, एक्सटेंशन, विस्तार से बताइए। तो आप देख रहे हैं क्या चेंज आया है, चीजों को आलोचनात्मक प्रवृत्ति की तरफ लेके गया है। मतलब कि आप सकारात्मक पक्ष तो जानते हैं, नकारात्मक पक्ष भी जानिए। तो ये आप देखिए, हम अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया आपको 66 बीपीएससी से। 66 बीपीएससी क्या कहा है, 1918-14 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य यानी पश्चिमी शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। देखिए यहाँ पे कहीं भी आपसे आलोचना पूछा गया है क्या, कहीं भी आलोचना पूछा गया है, नहीं पूछा गया है ना। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी आलोचना आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे जब आप पहले वाला क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें आपसे आलोचना पूछा गया है। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि क्या पैटर्न में चेंज आया है। समझ गए, देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, कहाँ पे पैटर्न को चेंज क्या किया गया है, किसके द्वारा क्या पैटर्न चेंज है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि क्या चेंजिंग आया है। आलोचनात्मक विश्लेषण, तकनीकी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार। ठीक है, तो ये चेंजिंग है। आपको इस पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा, नहीं पकड़ेंगे आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्वेश्चन को आप एज्यूम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्या पूछा जाएगा। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगला टॉपिक इसमें क्या क्या आता है। तो ये हम शिक्षा पे लिए थे, जो हमारा एक शिक्षा से क्वेश्चन निश्चित पूछता है। समझ गए ना क्या चेंजिंग है, इस चेंजिंग को आपको पकड़ना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगला सवाल पूछा गया। ठीक है, क्या है, उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। चलिए ये 68 का सवाल है, उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। ये उदय के कारक आपको किसी भी पुस्तक में, अगर स्टैंडर्ड पुस्तक आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उदय के कारक की चर्चा कीजिए। सेकंड क्या दिया उसको अभी छोड़िए, क्या लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये क्वेश्चन आपको 67 का है, 67 का राष्ट्रीय आंदोलन है ये कि नहीं है, देख लीजिए। तो क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक का उल्लेख कीजिए। उत्तरदायी कारक आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, जो अच्छी बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, आप आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। और फिर क्या कह रहा है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादी कौन थे, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके बाद 1905 यानी जब तक गरम दल नरम दल का कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो ये जो थे हमारे इस टाइम पीरियड क्या थे, ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे। तो ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी क्या था, अनुनय करना, विनय करना, प्रतिवेदन देना, ये सब इसका ब्रिटिश नीति की चर्चा, ये क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी की प्रति यही चर्चा था उसको, यही उसकी नीति थी। हम अनुनय कर रहे हैं, प्रतिवेदन दे रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं संवैधानिक रूप से। लेकिन जब नरम दल गरम दल का कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद आप जानते हैं गरम दल किस तरीका से बदला, फिर किस तरह की राजनीति हुई, किस तरह का प्रतिरोध शुरू हुआ, कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। तो उसके बाद, लेकिन ये चीजें आपको किसी न किसी बुक में, एक अच्छी बुक में आराम से आप स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे मिल जाएगा, नो डाउट। ये क्वेश्चन जो पूछा गया आपको बुक से, डायरेक्ट बुक से मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ देखिए जो 68 में पूछा गया था, उदय के कारक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसने क्या कर, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी, किस प्रकार दिशा दी, क्या ये बताइए किस प्रकार दिशा दी। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है कि आपको किसी बुक में इसका आंसर मिल जाएगा इतनी आसानी से, किस प्रकार दिशा दी। तो ये है क्वेश्चन जो 67, 66 से 68 में जो परिवर्तन आया है, और यही परिवर्तन 69 में आपको एज्यूम करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी घटिया टीचर, घटिया कोचिंग के चक्कर में पढ़ेंगे, घटिया टेस्ट के चक्कर में पढ़ेंगे, तो फिर आपका वही हाल होगा जो प्रीलिम्स में बहुत लड़कों का होगा। ठीक है, इस तरीका से बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इस तरीके से बारीकी अध्ययन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 69th मेंस की तैयारी के लिए, मेंस टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन आंसर को किस तरीका से लिखा जाता है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हम इसलिए आपके सामने लेकर आए कि ये प्रत्यक्ष एग्जाम का क्वेश्चन है। हो सकता था हम 5-7 बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने ले आते, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, ये देख लीजिए आप, तो समझ गए ना। आप देखिए दिशा, तो दिशा क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, दिशा पॉजिटिव भी हो सकता है, दिशा नेगेटिव भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता है। जैसे आप देखिए पॉजिटिव दिशा में क्या हुआ कि भारत को आजादी मिली, ये पॉजिटिव दिशा है। क्या कह रहा है
कि संग्राम को किस प्रकार दिशा दी, तो आजादी मिली, लेकिन क्या इसका नकारात्मक दिशा नहीं है कि भारत का विभाजन भी हुआ। भारत सरकार के द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। प्रीलिम्स के लिए आप बहुत सारा दिवस पढ़ के गए होंगे, रट के, लेकिन पूछा नहीं। ठीक है, यही होता है जब आप क्वेश्चन नहीं पकड़ पाते हैं तो विभाजन, तो क्या ये एक नकारात्मक दिशा नहीं है क्या? तो ये किस प्रकार की दिशा थी, ये आपको खुद के माइंड से आंसर को बनाना पड़ेगा, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। यही हम बताते हैं कैसे आंसर को आप बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था? ये 67 का है। आप जानते होंगे इसके विषय में कहा जाता है कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। कई बार पीटी में ये पूछा भी गया है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन कई बार पीटी में पूछा गया है। किसी भी पुस्तक में आपको ये आंसर मिल जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि जब शुरू हुआ आंदोलन उससे पहले ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और बिहार की प्रीलिम्स में पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हुआ करता था कि राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद किया गया था, जेपी को किस जेल में बंद किया गया था। आप पढ़ के गए होंगे, पूछा नहीं तो क्या वन आप एज्यूम नहीं किए। तो ये देखिए, ये किसी भी आपको चारों आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, मैं बताया पीटी में कई बार पूछा गया है, आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको पुस्तक में मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि आप देखिए, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के उदय का कारण का ये बताइए, चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन के किस प्रकार इन्होंने दिशा दी, तो ये कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? ये आपको, ये आपके ब्रेन से आपको उपजाना पड़ेगा कि नकारात्मक में कहां कहां गया, सकारात्मक कहां कहां गए। मतलब कहीं कहीं की चीजों को लाके आपको जोड़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक जगह आपको इसका मसाला नहीं मिलेगा। हम ये बता रहे थे, तो मैंने आप जानते हैं कि सेक्शन फर्स्ट से 3 क्वेश्चन लिखना होता है, और सेक्शन सेकंड से 3 लिखना होता है, और सेक्शन थर्ड से 2 लिखना होता है। टोटल 8 का जवाब आपको देना होता है। तो 68 का बीपीएससी का अगर आप एनालिसिस किए होंगे तो उसमें क्या दिया था, 5 कंपलसरी कर दिया था और 2 और 3 अथवा करके। तो मैंने एक पहले आपसे उठाया था वेस्टर्न एजुकेशन को लेके, यहां से सवाल आता है वेस्टर्न एजुकेशन, तो पहला सेगमेंट वो था मॉडर्न इंडिया से। दूसरा सेगमेंट था जो एक आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने आंदोलन दोनों कंप्लीट कर दिया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप हिस्ट्री में क्वेश्चन एज्यूम करना समझ गए होंगे। और अगर आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि सर हम क्वेश्चन कैसे एज्यूम करें और कैसे इसको कंप्लीट करें। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये 66 का है। यहाँ जो मैंने लिखा है, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, वही क्वेश्चन। बिरसा आंदोलन की विशेषता, चंपारण सत्याग्रह, स्वाधीनता संघर्ष। ये क्वेश्चन था 66 का। क्या देखिए 68 में कहीं से इस क्वेश्चन को पूछा गया है क्या? नहीं पूछा गया ना। अब पूछा जाएगा, 69 में पूछा जा सकता है, ये नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अलग है, उस क्वेश्चन का आंसर का कंटेंट बहुत अलग है, उसका इंटेंट बहुत अलग है, वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कारण थे, क्या परिणाम हुआ, इस पे नहीं बनने वाला है, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में और काफी चीज आपको बताएंगे। ठीक है, आप समझ गए ना किस तरीका से। देखिए, ये क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन का था, ये राष्ट्रीय आंदोलन का ये है, और ये 4 है। देखिए किस तरीका से बदलाव आया। यहां आपको दे दिया कि आप सोचिए दिमाग में किस तरीका से सोचना है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल ये 67 में पुस्तक वाला है या नहीं है। तो आप इस चीज को उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए, बारीकी से चीजों को एनालिसिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। और किसी अच्छे टीचर का हेल्प लीजिए। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाने लगे हैं, बहुत आदमी कोचिंग खोल लिए हैं, बहुत आदमी कैसे चला रहे हैं। थोड़ा सा उनसे बात कीजिए पहले गंभीरता से, उस टीचर के पास नॉलेज है या नहीं है, जानकारी है या नहीं है। नहीं तो कुछ भी आप लिखे जा रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा मैगजीन, बहुत बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज आया था मार्केट में, सब धाराशायी हो गया ना। क्यों? क्योंकि वो एज्यूम नहीं कर पाए, वो मेहनत नहीं किया, वो काम नहीं किया। इसलिए अगर हम भी कुछ गलत करते तो हमारा भी आलोचना कीजिए, हमें कोई खराब नहीं लगता। आलोचना आदमी को हमेशा आगे बढ़ाता है। नहीं तो आप कहेंगे सर आप बहुत आलोचना करते हैं। नहीं भाई, आलोचना होनी चाहिए। कोई गलत कर रहा है उसकी आलोचना होनी चाहिए थी, कोई सही कर रहा है उसका प्रशंसा भी होना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें जोड़ा है 68 में, ये 67 में नहीं था, 66 में नहीं था, कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। ये 68 में नया जोड़ा था। ये शॉर्ट्स क्वेश्चन है जो 7 नंबर 8 नंबर में पूछा था। और यह है लॉन्ग क्वेश्चन कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिरों का विकास। मंदिर, ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है,
गुहा। क्यों पूछा ये सवाल? आखिर यहाँ पे संगीत क्यों नहीं पूछा? ठीक है, संगीत क्यों नहीं पूछा, हम ये पूछ रहे हैं। उत्तर भारत में नृत्य क्यों नहीं पूछे, ये बताइए। अब आप कहेंगे सर नहीं पूछा, पूछ लेगा अगले एग्जाम, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ ले। नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा भाई, हम बता रहे। अगर पूछेगा फिर आप हमें फोन करके कहिए सर आप बोले थे नहीं पूछेगा, पूछ लिया। क्यों? इसका रीजन है, हम बता रहे हैं। कला, कला के अंतर्गत क्या क्या आता है? कला को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आता है? स्थापत्य कला आता है, आता है या नहीं आता है? ठीक है। उसके बाद क्या आता है? चित्रकला आता है, आप जानते हैं चित्रकला आता है। इसके बाद क्या आता है? मूर्ति कला आता है। ठीक है, अगर हम बात करें मूर्ति कला आता है। इसके बाद क्या आता है? चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, नृत्य आता है, नृत्य हो गया, संगीत आएगा, संगीत कला आएगा, और साहित्य आएगा, साहित्य। ये सब कला के रूप है। स्थापत्य कला में क्या आएगा? इसके अंतर्गत क्या आएगा? मंदिर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? गुहा आएगा, ठीक, स्तूप आएगा, भवन आएगा। स्थापत्य के अंतर्गत ये सब आता है। अब आप इस चीज पर अगर गौर करेंगे तो आप देखिए, क्या देखेंगे कि बिहार में चित्रकला काफी प्रसिद्ध रहा है। मंजूषा, मधुबनी, आप जानते हैं चित्रकला काफी प्रसिद्ध रहा है बिहार का। यहाँ देखिए मूर्तिकला, मूर्तिकला बिहार में बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं रहा है, लेकिन आप जानते होंगे कि यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति मिली थी दीदारगंज से, ये एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक दिया हुआ और काफी अच्छे से दिया हुआ है। तो ये, अब नृत्य की हम बात करें तो नृत्य बिहार में बहुत प्रसिद्ध नहीं है। बिहार में जो नृत्य प्रसिद्ध है वो लोकल है, फोक है, जैसे मोहिनी अट्टम है कर्नाटक का, कथकली है, ठीक है। इस तरह से प्रसिद्ध नहीं है। आप अगर पढ़े होंगे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, तो दक्षिण भारत में अधिकांश है, ये अधिक दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ था। अब यूपी का सिर्फ एक है कथक, इसलिए नृत्य को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दिया गया। संगीत देखिए, संगीत का विकास में बिहार का बहुत अधिक योगदान नहीं है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए क्यों पूछा? गुहा, देखिए अशोक ने कितने गुहा बनाए थे, बनाया था कि नहीं बनाया था? बराबर की हिल में उसका पौत्र दशरथ बनाया था, बनाया था कि नहीं, ये बताइए। इसलिए ये क्वेश्चन गुहा से पूछा गया है। आप कहेंगे मंदिर, मंदिर क्यों पूछा गया है? आप बताइए, गुप्ता डायनेस्टी बिहार में शासन कर रहा था, जब गुप्ता डायनेस्टी आया था कितने उन्होंने मंदिर बनवाए थे? मंदिर बिहार में कौन नहीं बनवाया है? गुप्ता डायनेस्टी जब मंदिर बनना शुरू होता है, पाल वंश तक मंदिर बनता है कि नहीं बनता है? इसलिए मंदिर पे सवाल पूछा गया था। ये आपको अंतर करना पड़ेगा, अगर आप अंतर नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन को एज्यूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साहित्य है, निश्चित रूप से साहित्य से सवाल पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार की साहित्यिक परंपरा बहुत समृद्ध रही है। आप वहां पे देख लीजिए, कौटिल्य कहाँ के थे? बिहार के। आर्यभट्ट, जो हमारा समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के बाद आया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। पतंजलि कहाँ के थे? महाभारत कहाँ, ये सब बिहार के थे। अगर आप देखिए जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, उसमें कालिदास, कई सारे लेखक थे जो पुस्तक लिखते थे। तो बिहार की साहित्यिक परंपरा काफी समृद्ध रही है, साहित्य से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, साहित्य को आप तैयार करेंगे। चित्रकला काफी प्रसिद्ध रहा है बिहार का, आप चित्रकला को तैयार करेंगे। मैंने मूर्तिकला बता दिया, मूर्तिकला यक्ष यक्षिणी, आप उसे तैयार करेंगे। स्तूप, अशोक ने कितने सारे स्तूप बनाए थे? अशोक का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र, इसीलिए स्तूप से सवाल पूछ सकता है। भवन, भवन से कई बार सवाल पूछा गया है। राजा प्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन था, ठीक है, तो भवन से सवाल पूछा गया है। गुहा, आप जानते हैं गुहा से सवाल पूछा गया है। ये आपको डेफिनेशन करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा, आपको अंतर करना पड़ेगा, तब आप बना पाएंगे। नहीं तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे कि किस चीज को हम पढ़ें, किस चीज को नहीं पढ़ें। ऐसे अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि आर्ट एंड कल्चर में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। मैं फिर से बता दूं कि आपको नृत्य पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, संगीत पे अधिक फोकस नहीं करना है, साहित्य, मूर्ति, चित्रकला और स्थापत्य कला पे अधिक फोकस रखिए। 2 सवाल पूछा है, एक लॉन्ग में एक शॉर्ट में। 69th में भी सवाल पूछने की संभावना है पूरी तरीका से। हो सकता है यहाँ पे आपको प्राचीन काल में पूर्वी भारत जगह सिर्फ बिहार लिख दे, चेंज कर दे क्वेश्चन को कि बिहार में गुहाओं के विकास की चर्चा की, यही उत्तर भारत जगह यहाँ पे सिर्फ बिहार लिख दे।
तो क्या करेगा, आपको सिर्फ बिहार का एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को एज्यूम किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीका से क्वेश्चन चेंज होता है। हमेशा से 1942 से सवाल पूछा गया, असहयोग आंदोलन सवाल पूछा गया, सविनय अवज्ञा सवाल पूछा गया, कांग्रेस उद्देश्य सवाल पूछा गया है, गांधी की भूमिका सवाल पूछा गया है। ये टॉपिक वही रहेंगे, देखिए टॉपिक वही है, तकनीकी शिक्षा ही टॉपिक है, टॉपिक वही रहेगा। क्वेश्चन का भाषा चेंज हो गया है, क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ होता है ना, जो उसकी चौड़ाई होती है ना, जो उसका परिधि होता है, सरकमफ्रेंस होता है, वो चेंज हो गया है। क्योंकि आपको सिर्फ अब जो है आंसर किसी एक पुस्तक से नहीं मिलेगा, किसी एक टॉपिक पे नहीं मिलेगा, आपको मल्टीपल जाना पड़ेगा। और अगर जिस टीचर के पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप उससे दूर रहिए, नहीं तो फंस सकते हैं। आइए हम कुछ सवाल आपके लिए लाए हैं, देखते हैं उस सवाल को, क्या क्या सवाल हम बनाए हैं। देखिए हमने मेंस टेस्ट के लिए एक सवाल बनाया था, अगर आप लोग चाहें इसको लिख के, आंसर लिख के आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। हम इसको चेक कर देंगे आप कितना जानते हैं। देखिए क्या है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आज तक कई बार ये सवाल पूछा गया है कि मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कई बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जोड़ दे, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये मैंने क्वेश्चन दिया है एक टेस्ट सीरीज के तौर पे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार हमसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है, बिहार की चित्रकला पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। ये तो पहला टेस्ट है। फिर चित्रकला से अलग डायमेंशन से अगले टेस्ट में क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। मौर्य कला से अलग डायमेंशन से अगले टेस्ट में क्वेश्चन बनेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। बिहार की चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। बिहार में साहित्य लेखन की परंपरा समृद्ध रही है, आप देख लीजिए, हमने क्या कहा, साहित्य के बारे में बताया। तो बिहार में साहित्य लेखन की परंपरा समृद्ध रही है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। हो सकता है इसी क्वेश्चन के साथ जोड़ दे, आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए। तो वो अन्य टेस्ट में हम इस क्वेश्चन को डालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोले, प्राचीन बिहार में कला एवं संस्कृति के विकास का वर्णन कीजिए। तो पहले हम सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, प्राचीन बिहार में कला और संस्कृति। अब देखिए कला और संस्कृति ये अपने पे बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हमने आपको कला के 6-7 रूप बताए हैं, सभी का चर्चा आपको इसमें करना पड़ेगा। अशोक की धम्म नीति पर टिप्पणी कीजिए, क्या थी अशोक की धम्म नीति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। कहीं कोई समझने में दिक्कत तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीका से नेक्स्ट वीडियो मेरा ऐसे पे आएगा कि ऐसे को कैसे लिखा जाना चाहिए था, ऐसे को आप कैसे पकड़ेंगे, कैसे एज्यूम करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे 68 ऐसे को मैंने काफी एक्सप्लेन से चर्चा किया था, आप उनको जाके देख लेंगे। मैंने बहुत सारे टीचरों का ऐसे सुना कि इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, नहीं आ रहा था उसको, अक बक अंट बंट संट बक रहे थे। ऐसे मैं बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, उसको पता। जो देखिए चूंकि था क्या ना, 67 तक जो है पीटी में या मेंस में ट्रेडिशनल क्वेश्चन चल रहा था, वन लाइनर, लुसेंट, घटना चक्र। लेकिन 68 से अचानक से बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। अब जो टीचर कल तक हिस्ट्री पढ़ा रहा था लुसेंट से, वो ऐसा कैसे बता पाएगा। लेकिन उसकी मजबूरी है, कोचिंग उसको चलाना है, उसको अपनी जीविका चलाना, इसलिए वो ऐसे भी पढ़ाने लगा है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, मेरा भी ऐसे देख लीजिएगा। एक नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपके लिए ऐसे पे लेके आएंगे, ठीक है, उसे भी आप देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का मेंस में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, एक बार आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, मैं लिख देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे आंसर लिख के भेज सकते हैं, हम आपका आंसर चेक कर देंगे, फ्री में चेक कर देंगे भाई। हर काम पैसा के लिए ही नहीं किया जाता है, ठीक है, फ्री में चेक कर देंगे। कोई मेन से समस्या कोई हो, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको पूरी तरह हेल्प कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।